आज 1 जून है, लिहाजा आज से यूपी में परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। सुबह 8 बजे से परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। अच्छी बात यह है कि अब राज्य के साथ साथ अंतर जनपदीय राज्यों में भी ये बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं और कुल 7500 7,500 बसों का संचालन फिलहाल शुरू किया गया है। बाद में बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। हालांकि जो बसें रेलवे स्टेशन या श्रमिकों के लिए लगी हैं वो वैसे ही लगी रहेंगी, जबकि बाकी सरकारी बसें चलनी आज से शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने इन बसों के संचालन में कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक ही बस चालक पैसेंजर को बिठा सकते हैं। इसके लिए बसों में सीट से ज़्यादा यात्री नहीं बैठेंगे, खड़े होकर भी यात्री सफर नहीं करेंगे। इसके अलावा हर बस स्टैंड पर बसों में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए लखनऊ से। शैलेश, जानकारी दीजिए, क्या शुरुआत हो गई है? जी राजीव, समय हो चुका है बसों के संचालन का, 8 बज चुका है और आज सुबह से ही बस स्टेशंस पर जो है वो यात्रियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हम इस समय केसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर खुद परिवहन निगम के एमडी राजशेखर जी भी पहुँच चुके हैं। आप बाहर देख सकते हैं किस तरह से यात्रियों की लंबी कतारें हैं और जितने भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने चाहिए, वो यहाँ किए गए हैं। जो भी यात्री अंदर आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। इसके बाद हाथों का सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और जो भी थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर हाई वाले लोग हैं उनको अलग किया जा रहा है। हम सीधे चलते हैं एमडी डॉक्टर राजशेखर जी के पास, परिवहन निगम के। उनसे जानेंगे क्या तैयारी की गई है इस समय बसों के संचालन को लेकर, क्या एहतियात बरती जा रही है। सर, स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे कि 2 महीने से भी लंबे वक्त के बाद आज से फिर से बसें शुरू हो रही है, तो क्या खास तैयारी आप लोग की तरफ से की गई सुरक्षा को देखते हुए? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि 2-2.25 महीने के बाद संचालन शुरू हुई है। ऐसे सभी यात्री जिनको आवश्यक काम से कहीं दूसरी जगह पे जाना है तो वो लगातार आ रहे हैं। देखेंगे आज सुबह 8 बजे से ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं और हमारे सभी बस स्टेशंस पे जो उत्तर प्रदेश में हैं उन पे ये ऑपरेशन शुरू हो गया है सुबह 8 बजे से। और हमें सेवा तो हम लोग देंगे, बट उसके साथ साथ कोविड की रोकथाम के लिए एक जो सुरक्षा उपाय है इसको भी करना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। और पिछले कई दिनों से इसी पे लगातार जो है परिवहन निगम तैयारी करते आ रहा है। जैसा देखेंगे तो जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं सबको थर्मल गन से जो है उनकी टेम्परेचर नापी जा रही है, तभी उनको अंदर अलाउ किया जा रहा है। और 3 जगह पे यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल की गई। गेट पे ही हैंड सैनिटाइज़र है, जितना हमारे काउंटर्स है इंक्वायरी उन पे भी हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल है। उसके अलावा बस में भी जो है अगर देखेंगे तो कंडक्टर के पास हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल हो जाता है। वो बस में बैठने से पहले या बैठने के बाद सभी को हैंड सैनिटाइज़र देते रहेंगे और सबको दें। और ये है कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का नहीं आएगा। अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या गमछा कोई भी जो ऐसा है ताकि वो चेहरे को कवर कर सके। ये सिस्टम जो है बस में भी ये रहेगा कि जो यात्री जिसके पास फेस मास्क है या जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है उन्हीं को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। प्लस जितने भी आम जनमानस आ रहे हैं, पैसेंजर आ रहे हैं, उनको कोविड की रोकथाम के बारे में यहाँ पर भी लगातार टीवी के अनाउंसमेंट्स की हो रही है, एलईडी की डिस्प्ले हो रही है। बस में भी हमारे कंडक्टर उनको लगातार बताते रहते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का भी जो है डाउनलोड करके उसको उपयोग करने के लिए लगातार उनको प्रेरित की जा रही है। सर, प्रदेश भर में आज से कितनी बसों का संचालन शुरू किया गया है? देखिए, अभी हम लोगों ने, क्योंकि ये 2.25 महीने का पहली बार खुल रहा है, तो हम लोगों का भी ये नया एक्सपीरियंस है कि हमें एक असेसमेंट जनरल लेके चल रहे हैं कि कितने लोग हमें आ सकते हैं इस चीज़ों पे। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो लगभग 7,500 बसेस हम आज संचालन करेंगे लगभग। तो हो सकता है कि ये कम भी पड़ जाए, हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो। बाकी जितना बसेस है हमारा स्टैंड बाय रखे गए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उन बसेस का जो है उपयोग करेंगे उस चीज़ों में। बड़ी संख्या में हम लोग की बसेस जो हैं वो श्रमिक जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी लगाई गई हैं, जिलों में भेजी गई हैं, रेलवे स्टेशंस पर भी लगाई गई हैं। तो इसकी वजह से क्या बसों की संख्या में किसी तरह की कमी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखेंगे तो ये जो श्रमिक ट्रेन आ रहे थे उनका संख्या देखेंगे तो 10 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में बहुत ज़्यादा संख्या आ गई थी। उस पर 25 तारीख के बाद संख्या कम होने गई धीरे धीरे। आज के डेट में देखेंगे तो 30-40 ट्रेन आ रहे हैं आज के। तो उसके लिए पर्याप्त हमारे पास बसेस है। उसके अतिरिक्त जो 7,500 की हम बात कर रहे हैं उसके अतिरिक्त है, जो ट्रेन के लिए लगाए गए उसके अतिरिक्त बसेस लगाए गए हैं। ये जो सामान्य यात्री है उनको जो है ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शैलेश, कुछ सवाल मेरे भी हैं। यहाँ पर हमने सुना कि क्या तैयारी की गई है। सवाल ये है कि
चूंकि जब रोडवेज की बसें शुरू होती हैं तो उनके अनुबंधित रेस्टोरेंट होते हैं, क्या कहीं पर ये बसें अगर किसी अंतर जनपदीय चलती हैं तो क्या कहीं रुकेंगी? दूसरा, किन किन राज्यों के लिए बसें आज उत्तर प्रदेश से चलने वाली हैं? राजीव, देखिए, पहला तो हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर ही इन बसों का संचालन होगा। अन्य राज्यों के लिए अभी बसें नहीं जाएंगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जो जिले हैं, यानी अंतर जनपदीय जो बस सेवा है उसको शुरू किया गया है। दूसरी चीज़, जो अनुबंधित ढाबों की हम बात करते हैं उनको भी खोला गया है। वो किस आधार पर खोले जा रहे हैं ये भी हम जानेंगे। सर, यात्रियों को रास्ते में पहले सुविधा थी कि बस को रोका जाता था, इकट्ठे लोग उतरते थे। अब इस चीज़ को आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? क्या रास्ते में ढाबे कितने खोले गए हैं, वहाँ पर इस चीज़ को कैसे सुनिश्चित कराएंगे? क्योंकि वहाँ से बस ड्राइवर और कंडक्टर 2 लोग होंगे जिन पर जिम्मेदारी होगी सारे पैसेंजर्स को ढाबों पर व्यवस्थित करने की। देखिए, हमारे यहाँ पे परिवहन निगम के साथ अनुबंधित ढाबे होते हैं कि जो अनुबंध के तहत कुछ शर्तों के साथ, जहाँ पे कि क्वालिटी और प्राइस और उसकी जो एक साफ़ सफाई का जो ये व्यवस्था रहता है ये सुनिश्चित की जाती है। उसी के आधार पे जो है वो एग्रीमेंट किया जाता है उन ढाबों के साथ। तो जो जिन जिन रूट्स पे हमारे बसेस चलेंगे, उन रूट्स के जो अनुबंधित ढाबे हैं उनको खोलने के लिए बताया गया है, ताकि वो यात्री जो उस रूट्स पे जाएंगे तो उनको इसमें टाइम पीरियड पे खाने पीने का एक बेहतर व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित की जाए। उसके लिए हमारा स्क्वाड भी टीम भी लगाए गए हैं कि जो हम रूट चेकिंग टीम जिसको कहते हैं, वो उस रूट पे जितने भी ढाबे पड़ते हैं उन ढाबों पे जाके वो नियमित रूप से चेकिंग करते हैं कि वहाँ साफ़ सफाई है या नहीं है, खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और यात्रियों को कोई और कठिनाई दिक्कत तो नहीं है, और टाइमली बस वहाँ पे रुक के जो है वहाँ से जा रहा है। तो ये लगातार चेक की जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं पे भी एकाध दिक्कत भी आ जाती है तो हम लोग बातचीत करा के उसको निराकरण करा देंगे। ढाबों पर पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा? क्योंकि पूरी बस अगर उतरती है, मान लीजिए 52 सीटर है, 52 यात्री एक साथ उतरेगा बस से, तो उनको वहां पर संभालना, व्यवस्थित करना, क्या पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है, कोऑर्डिनेट किया गया है? देखिए, ये इन जनरल अगर कहीं पे भी कोई चीज़ ज़्यादा संख्या में हो जाता है तो स्थानीय जो है वो मदद ली जाती है, प्रशासन की मदद ली जाती है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ढाबे हैं इस पे, तो रूटीन ऐसा बनाया गया है कि कुछ ढाबों पे जो है समय समय पे बसेस पहुंचे, ताकि एक ही ढाबे पे एक समय पे ज़्यादा बसेस न पहुंचे, तो उसमें उस तरह से डिफरेंशिएट रहता है। यानी कि पूरी तैयारियां हैं, व्यवस्थित तरीके से ही संचालन शुरू किया जा रहा है। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश से अंतर जनपदीय बसों के संचालन की शुरुआत हो गई है, और ख़ास बात यह है कि अनुबंधित ढाबों की भी शुरुआत हुई है। यानी कि बस अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जा रही है तो इस बीच में आप रुक कर कहीं पर खाना भी खा सकते हैं, और वहाँ पर भी पूरे इंतजाम है। बहरहाल, यूपी में नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद नोएडा में जिलाधिकारी सुहास एल ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आवाजाही को रोक रखा, उस रोक पर बरकरार रखी गई है। एक आदेश पारित करते हुए डीएम ने कहा कि सिर्फ दिल्ली से 42% कोरोना के केस नोएडा में मिले हैं, लिहाजा बॉर्डर पर सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इजाजत मिलेगी। ये है नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल वाई। ट्विटर पर इन्होंने अनलॉक 1 को लेकर जिला प्रशासन के फैसले की जानकारी दी। डीएम साहब ने बताया कि नोएडा और दिल्ली की सीमा पहले की तरह सील रहेगी। डीएम साहब के इस आदेश से नोएडा और दिल्ली में नौकरी करने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। लाखों की संख्या में लोग दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली नौकरी करने जाते हैं। प्रशासन के इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया कि पिछले 20 दिनों में कोरोना के जितने भी केस नोएडा में दर्ज किए गए, उनमें से 42% का स्रोत दिल्ली पाया गया है। नोएडा प्रशासन के इस फैसले पर ट्विटर पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। ट्विटर पर COS2V ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि आपके आदेश के मुताबिक बॉर्डर अगर पहले से सील था तो पिछले 20 दिन में नोएडा में दिल्ली से 42% केस कैसे आए। मोहन गौर 87 ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 2 महीने हो गए हैं, क्या आप मुझे वेतन देंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में अपने ऑफिस नहीं जा सकता हूँ। मैं कल दिल्ली जरूर जाऊंगा, चाहे नतीजा जो, मुझे आपकी परवाह नहीं, क्योंकि आप मध्यम वर्गीय परिवार की परेशानी नहीं समझते। एक आंकड़े के मुताबिक DND फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर और नोएडा एंट्री गेट से हर रोज करीब 6 लाख लोग दिल्ली नोएडा के बीच सफर करते हैं। जिला प्रशासन के इस फैसले से ऐसे लोगों को परेशानी होगी। आज गंगा दशहरा का पर्व है, और गंगा दशहरा यानी कि गंगा के धरती पर अवतरित होने का पर्व। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा को दुनिया की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा दशहरा
और उसके महत्व के साथ इस लॉकडाउन में गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त करें, ये जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कल कल बहती ये है मां गंगा की पावन धारा। कहा जाता है कि इसके स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। सनातन मान्यताओं के मुताबिक राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा ब्रह्मा के कमंडल से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। तभी से गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से सभी तरह के पापों का नाश होता है और अपार पुण्य मिलता है। लेकिन गंगा स्नान करना संभव ना हो तो घर से ही जय गंगे का उच्चारण कर स्नान करने से मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पराम्बा जगदम्बा गंगा देवी का स्वर्ग से अवतरण दिवस हम मनाते हैं, वह गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। आज के ही दिन इस विशिष्ट 10 योगों के प्राप्त होने पर स्वर्ग से ब्रह्मा की कमंडलू से धराधाम पर चली गंगा के न प्राप्त होने पर गंगा के नाम की यह महिमा बताई गई है। धर्मशास्त्रों में हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके स्नान करते समय आज के दिन गंगा गंगा जय माँ गंगे ऐसा कहते हुए अगर स्नान करते हैं तो आपको भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। लॉकडाउन के चलते मां गंगा के भक्त इस बार निराश है, लेकिन मां गंगा से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कोरोना का जल्द से जल्द नाश हो। कोरोना काल में गंगा माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, कोरोना शीघ्र खत्म हो जाए और हम सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिल जाए, हम लोग स्नान करें। गंगा का दर्शन, गंगा घाट पे आना अपने आप में सुखद अनुभूति है। एक अलग ही तरीके की मन में चेतना आती है जब आप गंगा घाट पे आते हैं। सबका बेड़ा पार करने वाली, सबको ततारने वाली, अच्छे बुरे हर किस्म के प्राणी जो भी है वो गंगा जी पे आता है, तो निश्चित रूप से एक सुखद अनुभूति होती है। वैज्ञानिकों की माने तो गंगा जल पहले से कहीं अधिक शुद्ध हुआ है। BHU IIT के प्रोफेसर PK मिश्र के मुताबिक गंगा जल लॉकडाउन में 90% तक शुद्ध हुआ है, यानी पूरी तरह से नहाने लायक शुद्ध जल। लेकिन वैज्ञानिक भी इस बार धार्मिक आधार को मानकर घर पे ही स्नान करने की बात कह रहे हैं। फिर भी वायुमंडल साफ हुआ और जल गिरना बंद हुआ तो गंगा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और कई जगह 90% जगह गंगा नहाने लायक हो गई। BOD काफ़ी घट गया है, 2 के पास 1 के पास आ गया है। सारे पैरामीटर चाहे TDS हो चाहे TSS हो, सब इस तरह आ गए हैं कि नहाने के लिए वो जल एकदम उचित है। इस बार गंगा दशहरा न सिर्फ माँ गंगा को स्वच्छ करने का संदेश दे रहा है, बल्कि कोरोना की समाप्ति का आशीर्वाद भी मांग रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। और हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ नीतीश पांडे भी जुड़े हैं वाराणसी से। सबसे पहले मोइन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपके पीछे भीड़ देख पा रहा हूं, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और गंगा दशहरा का ये पर्व खास क्यों है? किस तरीके से लोग आज के इस दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा में स्नान करें, बताएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर। ये वो संगम है जहां पर हर साल माघ का मेला लगता है और हर 6 साल पर कुंभ और अर्धकुंभ लगता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगता है। इस संगम की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पिछले 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के दिन से पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहता था, कर्फ्यू जैसे हालात रहते थे। लेकिन आज 2.25 महीने के बाद, जबकि गंगा का अवतरण दिवस है जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, तो आज ये संगम का घाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उमड़ करके आए हैं। उनकी आस्था है, उनके मन में विश्वास है कि अगर आज वो गंगा दशहरा के दिन गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाएंगे
पूजा अर्चना करेंगे, दान करेंगे, तो माँ गंगा और इस तरह की कृपा बनाएंगी, उनको इस तरह का आशीर्वाद देंगी कि उनको कोरोना जैसी महामारी से आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं नज़र आ रहा है। तमाम लोग बिना मास्क लगाए ही निकल आए हैं। प्रशासन ने भी उस तरह के इंतजाम नहीं किए हैं। प्रशासन ने तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पहले ही सभी रास्ते बैरिकेड कर दिए हैं, वाहनों को नहीं आने दिया गया है। तो ये तमाम जो श्रद्धालु हैं, ये पैदल ही यहाँ चल करके आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। पुलिसकर्मी भी इधर उधर घूमते हमें नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन वो भी किसी को रोक टोक नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि आज गंगा दशहरा के दिन तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन का दान का भी बहुत महत्व है, तो लोग अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान कर रहे हैं और गंगा मैया से यही मनुहार लगा रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं, उनसे इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गंगा मैया, हमको कोरोना की महामारी से आज़ादी दिलाइए, हमको इससे निजात दिलाइए, ताकि हम रोज इसी तरह से आकर के यहाँ आरती कर सकें, डुबकी लगा सकें, पूजा अर्चना कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि करीब 2.25 महीने के बाद आज ये संगम का घाट जो है ये पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है। चाहे नदी के इस तरफ की बात करें या दूसरी तरफ की भी अगर हम बात करें, तो दूसरी तरफ भी हजारों की भीड़ नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि महामारी के ऊपर जो है आज आस्था जो है वो भारी पड़ती नजर आ रही है, आस्था भारी पड़ रही है और महामारी पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। और शायद यही हम भारतवासियों का विश्वास है, हमारी आस्था है कि हम जो है वो जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसका हम बिल्कुल, ये आस्था ही है मोइन जो उनको खींचकर नदी किनारे ले आई है अनलॉक 1 में। लेकिन चिंताजनक बात यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है ऐसे वक्त में, जब हजारों लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं हमारे देश में ही। मैं नीतीश आपके पास आना चाहूंगा। हमने प्रयागराज में देखा कि गंगा के किनारे हजारों लोग पहुंचे हुए दोनों तरफ ही, लेकिन तैयारियां प्रशासन की कम दिख रही हैं। कितने इंतजाम आपको वाराणसी में दिख रहे हैं और आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, ये भी आप दर्शकों को बताएं। राजीव, इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि और हस्त नक्षत्र में गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और ये घाट जो श्रद्धा का केंद्र कहा जाता है, और आम दिनों में अगर बात करें तो पिछले साल ये घाट भीड़ की गवाही दे रहा था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएएफ के जवान तैनात हैं और इसके साथ ही पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। साफ तौर पर धारा 144 का कहीं उल्लंघन ना हो, सबको ये संदेश दे दिया गया था कि कोई भी घाट किनारे गंगा स्नान के लिए ना पहुंचे। और इसके अलावा अगर बात करें तो काशी के जो धर्माचार्य हैं वो भी लगातार आम जनता से अपील कर रहे थे, वो लोगों को बता रहे थे कि घर में रहकर जय गंगे का उच्चारण करें और इसके साथ ही गंगा का स्नान भले ही ना कर सकें तो गंगा जल जो बाल्टी का पानी है उसमें डालकर स्नान कर लें तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि गंगा घाट पर आज के दिन के स्नान की खास जो महत्ता है, कहते हैं कि आज के दिन गंगा स्नान करने से 10 पापों का नाश होता है। लेकिन हमारे दर्शकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो गंगा के उच्चारण मात्र से अगर घर पे स्नान करते हैं तो उन्हें गंगा घाट जैसा पुण्य मिलता है और इसके साथ ही कोरोना से बचाव भी होता है। तो वाराणसी में जितने भी घाट हैं, अगर बात करें तो 84 जो घाट हैं, उन सभी घाटों पर कहीं कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। काशी की जनता घरों में है, घरों से गंगा स्नान कर रही है, गंगा दशहरा का पर्व मना रही है और इसके साथ ही सड़कों पर पुलिस की व्यवस्था जो है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, चुस्त और दुरुस्त है। बात करें तो गोदौलिया चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी स्तर पर किसी भी वाहन को या किसी भी आदमी को अगर वो श्रद्धालु नजर आ रहा है तो वहीं पर रोक दिया जा रहा है। अगर कोई श्रद्धालु न माने, गलियों के सहारे घाट की तरफ आने का प्रयास करे तो घाट किनारे भी यहाँ पर बाहर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे घाट के जो पास में, गंगा घाट के पास में आने की अनुमति नहीं है। और घाट के ठीक गंगा के किनारे पर आरएएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग तो बात की चीज़ है, लेकिन कोरोना से बचाव सबसे जरूरी है। और कोरोना से बचाव को देखते हुए गंगा घाटों पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। घर में रहें, गंगा का उच्चारण करें और गंगा स्नान करके पुण्य पाएं। और घर बैठे तस्वीरें हमने दिखा भी दी हैं मां गंगा की। मोहम्मद मोइन आपका और नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
तो प्रयागराज में जहां लोगों की भीड़ देखने को मिल रहे हैं नदी किनारे, तो प्रयागराज में जो घाट हैं वो सूने हैं, लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन लोग इतनी समझ रख रहे हैं कि ऐसे वक्त में नदी किनारे जाने से बचना ही चाहिए। घरों में रहकर ही माँ गंगा की पूजा अर्चना लोग करें। आप भी घरों में रहकर ही गंगा दशहरा के इस पर्व को मनाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब कानपुर से बड़ी खबर, जिलाधिकारी ने कानपुर में भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो कानपुर के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जिलाधिकारी ने गाइडलाइंस जारी की हैं और गाइडलाइंस ये है कि सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। जो केंद्र की गाइडलाइन है वो रात को 9 बजे तक है, लेकिन यहाँ 8 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, यानी कि 1 घंटे का ही अंतर है। रात को 9 बजे से पहले सभी को अपने घर पहुंचना होगा। दुकानें तय रोस्टर के मुताबिक यानी कि ऑल्टरनेट ही खुलेंगी। सलून हो, पार्लर हो, वो अब भी बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही खुलेंगी, यानी कि जो तारीखें तय हैं उसी अनुरूप ये खुलेंगी। ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सलून, पार्लर खुलेंगे, बाकी दिन बंद रहेंगे और सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है, मास्क लगाना अनिवार्य है। सरकारी दफ्तर पूरी तरह से खुलेंगे। बाइक में भी अब 2 लोग बैठ सकेंगे, दोनों को लेकिन मास्क और हेलमेट लगाना अनिवार्य है। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पार्टी के महासचिव रवि वर्मा, सपा एमएलसी शशांक यादव समेत जिले के कई वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष मदद देने के लिए इकट्ठा हुए थे। असल में भानु गुप्ता नाम के एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान सुसाइड कर लिया था, जिसके परिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और इसी मदद को परिवार तक पहुंचाने के लिए सपा के नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन काफी भीड़ भाड़ जमा हो गए और सभी सपा के नेता भी वहां बिना मास्क के दिखाई दिए। तो 1 लाख रुपए देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पैसे दे रहे हैं, सपा नेताओं की भीड़ जुट गई। ऐसी भीड़ पहुंची, ऐसे समर्थकों के साथ पहुंचे कि मानो देश में लॉकडाउन ही नहीं है और इन्हें छूट मिल गई है भीड़ जुटाने की। सुसाइड नोट है, वही अपने आप सरकार के लिए संदेश, उसने यही तो। खबर अब श्रावस्ती से, जहां पर 3 कोरोना के संक्रमित केसेस मिले हैं। 3 नए कोरोना के संक्रमित मरीज श्रावस्ती में मिले हैं। आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है और 3 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस श्रावस्ती में मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में मरीजों की संख्या 32 हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और 32 हो गए हैं और भंगहा, जमुना और सिरसिया में तीनों कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। अम्मार रिजवी संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स आपको देंगे। अम्मार। जी सर, बताना चाहेंगे राजीव के श्रावस्ती में कोरोना की लगातार वृद्धि होती जा रही है। कोरोना पॉजिटिव लगातार मिलते जा रहे हैं। पूरे जनपद के 3 ब्लॉकों में, जमनहा, हरियर। जी, शायद हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया हमारा। तो श्रावस्ती में 3 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद जमकर पथराव हुआ, इनके बीच में फायरिंग भी हुई और इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं और गांव में तनाव का माहौल है। असल में ये पूरा हमला जमीन पर कब्जा करने के विवाद को लेकर हुआ था। बाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया गया। रबूपुरा थाना इलाके के मेहंदीपुर गांव की यह घटना है। अब ये ऐसी लड़ाई है, अब कैसे लोग क्या कर सकते। भदोही में भी जमीनी विवाद को लेकर पथराव हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। असल में विवाद की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उग्र लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दी। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के इब्राहिमपुर गांव का है। लखीमपुर खीरी में वन्य जीव की देखरेख के लिए लगाए गए कैमरे जंगल से चोरी हो गए।
जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि वन विभाग ने कहा कि चोरी किए गए कैमरों को लेकर जल्द खुलासा होगा। फिलहाल डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।